ओए अमृत के हाथ का खाना खा के ना मेरा तो सारा दर्द ही खत्म हो गया। इतने दिनों बाद खाया ना। ओए तूने तो इतने दिनों बाद खाया, मैं तो कितने सालों बाद खा रही। ये ले एक। कोई बात नहीं, तू बस 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 मुश्मा बस। और मेरा मन नहीं कर रहा खाना। ओए ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? चल चुपचाप खाना खा। ओए आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद मेरा मन भी भर गया, मेरा पेट भी भर गया, मेरा मन नहीं कर रहा। उदय, तुझे नहीं लगता हमें हमारे घर की मरम्मत करानी चाहिए? देख ना, जगह जगह से पेंट निकल रहे है ना। वो हाँ वही वो देख, मैं तेरे को कह नहीं रहा था, वो देख वो वहाँ पे सीमेंट निकल गया, वो दीवार कितनी गंदी लग रही है। हाँ सही कहा, उसको भी ठीक कराना पड़ेगा ना। ओए छत भी तो कितनी गंदी लग रही है ना। मेरे को नहीं लग रहा इस बार की बरसात झेल पाएगी और टपकने लगी फिर। ओए वैसे छत टपकेगी तो अच्छा ही है ना, हमें बारिश में भीगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बारिश घर पे ही हो जाएगी है ना। ओए तूने सारा का सारा खाना मेरे को खिला दिया। ओए तू अगर भूखे पेट सोता और रात को तेरे पेट से अजीब अजीब आवाजें आती तो मेरी तो नींद खराब हो जाती ना, इसलिए खिला दिया। अच्छा है, कहाँ से सीखा तूने ये सब कुछ, बता सर। दुनिया की किसी भी माँ को देख ले, वो अपने बच्चे को ऐसे ही बातों में उलझा के खाना खिलाती है। बस मैं एक बदनसीब माँ हूं जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पाई, अपने कबीर को खाना नहीं खिला पाई। ओए इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, काम परेशान होती रहती है, ठीक है ना, हो जाना है सब कुछ ठीक। ओए हाँ। लेकिन जिस दिन वो मिलेगा ना, उस दिन आज की प्रैक्टिस जरूर काम आएगी, क्योंकि अगर बाप को खिला सकती हूँ तो उसके बच्चे को तो जरूर खिला सकती हूँ, है ना। पर उदय, सब चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, पर मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहती। अगर हमने ये शहर छोड़ दिया ना तो हमें हमारा कबीर कभी नहीं मिलेगा। बात सुन, हम अपने कबीर को ढूंढे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी अब तो अमृत के साथ सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सब कुछ हल हो गया ना। और मेरे को ना पूरा विश्वास है कि रणधीर साहब और अमृत ऐसे खाली नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तू परेशान ना हो, खाना भी सारा तूने मेरे को खिला दिया ना। आज बहुत सालों बाद एक बार फिर से इस सफर की शुरुआत करने जा रही हूँ। भगवान जी मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी कलम को अपनी ताकत बना सकूं। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैं लिखने के लिए हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही हूँ? आपको इसी तरह अपनी हिम्मत इकट्ठा करके इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। अमृत और रांझन को एक होना होगा। आज बहुत दिनों बाद आपके अंदर रांझन की झलक दिखी, बस आप अपने इस अंदर की ताकत को मत रोकिए। अपनी सोच, अपने ख्याल रांझन के जरिए दुनिया के सामने आने दीजिए। फिर से लिखना शुरू कीजिए अमृत। उदय और वशमा की प्रेम कहानी
ये कहानी है मजहब की दीवारों को पार कर प्यार करने वाले दो सच्चे प्रेमियों की। ये कहानी है उदय किशोर साहनी और वशमा बेग की। ये कहानी तब की है जब ना देश बटे थे और ना दिल, पर फिर भी प्यार करने वालों की राहें इतनी आसान नहीं थी। पर प्यार करने वालों को प्यार करने से भला कौन रोक सकता है। फिर देश की आज़ादी के साथ साथ उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और बंटवारा हो गया। बहुत से लोगों की तरह वशमा और उदय को भी ना सिर्फ अपना घर और मुल्क छोड़ना पड़ा, बल्कि एक दूसरे से बिछड़ना भी पड़ा। वशमा अपने उदय की आखिरी निशानी, अपना बच्चा लेके सरहद पार करना चाहती थी, पर कुछ अपनों ने मदद करने के बहाने उससे उसके कबीर को छीन लिया और उसे दिल्ली के एक कोठे पर बेच दिया। 4 साल से अपने बच्चे से मिलने की आस में वशमा खुद को समाज के दरिंदों से बचाती चली आई है। पर अब जब उसके जीवन में खुशियां फिर से दस्तक देना चाहती है, जब उसे उसका उदय वापस मिल गया है, राजमहल में इज्जत की नौकरी मिल गई है, तो कुछ लोग उससे उसकी खुशियां छीन लेना चाहते हैं। आप ही बताइए, क्या कसूर है वशमा का? उसकी जगह आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, आप सबकी है। और अगर आप उदय और वशमा को इज्जत की ये लड़ाई जीत के एक साथ देखना चाहते हैं तो साथ दीजिए उनका। अगर कल के अखबार में छाप के ये कहानी आपके सिर्फ घर तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंच जाए, तो कल सुबह आप सब लोग अपने अपने घर से निशानी के तौर पे लाल रंग का कोई कपड़ा औंध के निकालिए और बता दीजिए सबको कि आप इस लड़ाई में सचमुच उदय और वशमा के साथ हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ त्यागी जी, मटेरियल तो काफी है हमारे पास, लेकिन वीर भारत से लोग इससे भी ज्यादा की उम्मीद करते हैं। जी कमेन। क्या है ना त्यागी जी कि कल के इशू के लिए कोई भी आर्टिकल या कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें नयापन। काश हम लोग कुछ अलग कर पाते। खैर, आप कॉपीज निकलवाना तो शुरू कीजिए। ठीक है। अमृत, आप यहाँ सब ठीक है ना? जी, बस आपके अखबार के लिए कुछ नया लेकर आई थी। आपने कहानी लिखी? मतलब रांझन लौटा ही? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आप उसे वापस ले आए। आप एक मिनट मुझे दीजिए, बस 1 मिनट। हाँ बाप, त्यागी जी सारी प्रिंटिंग रोक दीजिए आप। अरे बिल्कुल सही सुना है आपने, मैंने बोला प्रिंटिंग रोक दीजिए आप। जी, कल के अखबार में वो कहानी छपेगी जो मैं आपको भेज रहा हूँ। पर अखबार की कॉपियां प्रिंट होनी तो शुरू हो चुकी है सर। त्यागी जी मुझे कुछ नहीं सुनना, सब कुछ रोक दीजिए। मैंने बोला ना आपको, जो मैं कहानी भेज रहा हूँ आपको वही छपेगी, और वो भी अखबार के पहले पन्ने पे। जी जी जल्दी कराइए। शुक्रिया। अमृत वाह, आप अमृत, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देख रहे आपकी ये कहानी मैं हर एक इंसान के दिल में उतार दूंगा। चाहिए आराम कर लीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जी।
आपके चेहरे पे ये खुशी देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। रंजन उर्फ अमृत प्रताप सिंह। ये क्या किया है आपने? ये क्या है? मेरा नाम? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? हंगामा हो जाएगा महल में रणधीर। ये अमृत अमृत अमृत, कहानी लिखी है आपने, कोई चोरी नहीं की है। और मैं तो लाहौर में भी हमेशा से रंजन को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, और जाके भी ऐसा नहीं कर सका। तो इसीलिए आज आपसे बिना पूछे मुझे ये काम करना पड़ा। क्योंकि अमृत, इस आजाद देश में अब अमृत को रंजन की आड़ में छुपने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी कहानियों के जरिए अपने विचारों को खुल के पूरी दुनिया के सामने रख सकती हैं। और आप देखिएगा, बहुत जल्द आपकी कहानियां हमारे अखबार की शोभा बन जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि ये शहर मुझे एक अच्छी लेखिका के रूप में जाने, किसी रंजन के नाम में छुपकर नहीं। अमृत, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस आजाद हिंदुस्तान में आपको हर उस बात से आजादी दिलाऊंगा जिसकी आप हकदार हैं। और सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया को यह चीख चीख के बताऊंगा कि आप ही वो रंजन है जो हजारों लड़कियों के सपने अपनी कहानियों में इतनी खूबसूरती से बुनती है। आज का दिन रंजन के साथ साथ अमृत का भी दिन है। और सच कहूं तो आपकी कहानियां पढ़ के ना लाहौर की यादें ताजा हो गई। इसीलिए हमने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए। रुकिए, अभी लाते हैं। इसे पकड़िए। हम सदर बाजार बहुत घूमे, बहुत धूप भी थी, बहुत सारी दुकानें देखी। फिर हमें पता चला कि एक ऐसी दुकान है जहां पे खास तौर से उस चीज को लाहौर से मंगवाया जाता है। जी, क्या है ना कि लाला जी के साथ साथ आपको भी आम का अचार पसंद था ना? ये तो अनारकली बाजार वाला भाइयों की हट्टी वाला अचार है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखना अमृत कि इस अचार की तरह लोग हर रोज आपकी कहानियों का जायका लेते हुए लाहौर के दिनों को याद करेंगे। रणधीर, क्या आपको लगता है कल वशमा का साथ देने के लिए सब लाल रंग पहनकर आएंगे? जरूर आएंगे अमृत। कहते हैं कि एक कलम की ताकत तीर और तलवार से कहीं ज्यादा होती है। हमें भरोसा है कि लोग जरूर आएंगे। आप भी ना बातों में उलझा दी आपने। आपको पता है मैं दफ्तर में कितना काम है? हम तो भूल ही गए थे कि हमें अपने दफ्तर जाना है और त्यागी जी से ये पूछना है कि आज अखबार की कॉपीज कितनी बिकी है। बहुत बिक्री होने वाली है हमारी। ये लीजिए।
आपकी कहानी अखबार के पहले पन्ने पे छपी है। देखिए उदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये कहानी ना लोगों को अंदर तक झंझोड़ के रख देगी। आप देखना, बहुत से लोग आएंगे आपके हक में आवाज उठाने के लिए। रणधीर साहब, ये आखिर में यहाँ लिखा हुआ है रांझण उर्फ अमृत प्रताप सिंह। मतलब रांझण, वही रांझण जो लाहौर में आपके अखबार में जिस लेखक की कहानी आती थी, वो रांझण। मतलब हमारी अमृत वशमा। ओ ये देख, ये देख हमारी कहानी और ये अमृत ने लिखी है। हाँ उदय, हमारी अमृत हमेशा से रांझण थी और आज रणधीर साहब ने उसका सपना पूरा कर दिया। बिल्कुल सही पहचाना आपने उदय। अब आप देखना कि ये रांझण अपनी सोच से कैसे धीरे धीरे पूरे समाज की सोच बदलेगी। आप लोग बेफिक्र रहें, लोग जरूर आएंगे। क्या बकवास कहानी है ये? बकवास नहीं है भाई, कितना कुछ सहा होगा इस लड़की ने। कोठे पे काम करना, अपनी इज्जत बचाना, ये सब आसान काम है क्या? और अपने बच्चे को भी ढूंढ रही है, इतनी तकलीफें उठा रही है। एक तो बच्चा छिल लिया बेचारी का, ऊपर से नौकरी से भी निकाल रहे। भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, ना अपने घर वालों को जाने दूंगा। बताओ क्या क्या लिखते हैं ये लोग, हमारी बहू बेटियों पे क्या असर होगा? ये पढ़िए, उदय वशमा की प्रेम कहानी मेन पेज पर छपी है खबर, वो भी हमारे अपने अखबार पर। बहू ने कहा है कि उदय और वशमा का किस्सा वो एक प्रेम कहानी है और सबसे उनका साथ देने की गुहार लगाई है उन्होंने। बिना हमसे बात किए, बिना हमसे पूछे बहू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पूछती कहाँ है वो? हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की एक ना एक दिन कोई कांड जरूर करेगी। हमें इसकी हरकतें कभी ठीक ही नहीं लगी। हमने इसे अलग रहकर सादा भोजन खाने के लिए कहा था, उच्च विचार की सीख थी। और ये विधवा होकर ये लाहौरी अचार के मजे ले रही है। ऐसे मसालेदार खट्टा खाना खाएगी तो ऐसे अश्लील कहानी तो लिखेगी, और क्या। अमृत, अमृत जी, आ गई तुम? क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो? हाँ, एक विधवा हो ना, तुम्हें इतना नहीं पता कि खट्टा खाना विधवा के लिए पाप होता है? ऐसा खट्टा खाने से एक अकेली औरत में वासना के भाव जागृत होते हैं। जाने दीजिए, बच्ची है, भूल हो गई होगी। बच्ची है तो क्या हुआ, हमारे राजमहल की दीवारों पर कालिक पोत देगी है और हम देखते रहेंगे? हमें तो डर है कि ये राजमहल के अंदर ही अंदर किसी पे डोरे ना डाल रही हो। लगता है पति के मर जाने के बाद इसके अंदर की आग बुझी नहीं है। बुआ जी, एक बार आपके पास रखी उस आचार की शीशी को ध्यान से देख लीजिए। उसका सील बंद है, उसे ना ही खोला गया है और ना ही खोलने की कोशिश की गई है। हाँ, ये शीशी नहीं तो क्या, ऐसी कई शीशियां तुमने खोली होंगी। लहसुन, प्याज, मसालेदार खाना, पता नहीं कैसे कैसे व्यंजन तुम अपने कमरे में लेकर जाती हो। इसके दिमाग की गंदगी अखबार के पन्नों पर कालिक की तरह फैली हुई है। ये देखिए, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे इसके चरित्र का। कितनी बेशर्मी से हमारे खानदान का नाम उछाल रही है ये। रांझण उर्फ अमृत प्रताप सिंह, तुम्हारी इस कहानी में हमारे राजमहल के प्रति विरोध और विद्रोह की बू आ रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बात मानिए भाभी, अब तक आपने इसे सिर्फ आंगन से बाहर निकाला है,
अब समय आ गया है, इसे राजमहल से धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। आप गलत कह रही हैं बुआ जी। मेरा विरोध राजमहल के लोगों से नहीं है, बल्कि बुरी सोच से है जो समाज में रहने वाले लोगों के दिमाग में होती है। राजमहल के लोगों से तो बस यही उम्मीद है कि ये हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसे समझे और सच का साथ दे। तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। पता नहीं क्या जादू किया है हमारे बेचारे रणधीर पर कि वो ऐसी अश्लील कहानियां हमारे अखबार में छापने के लिए मजबूर हो गए। भाभी, ये सिलसिला अगर यहाँ नहीं रुका तो अनर्थ हो जाएगा। कमरे में अचार, कपड़ों पे हल्दी और मुंह में जहर। ये लड़की तो हमारे राजमहल को बर्बाद कर देगी। भाभी, आप सोच क्या रही हैं? अगर हम आपकी जगह होते तो इस लड़की को कब का राजमहल से बाहर निकाल दिया होता। कावेरी ठीक कह रही है अमृत। एक मिनट मां, पहले ये तो देख लीजिए कि जिस जुर्म की सजा आप इन्हें दे रही हैं वो जुर्म उनसे हुआ भी है या नहीं। आइए मेरे साथ बाहर चलिए, कुछ दिखाने। कल सुबह आप सब लोग अपने अपने घर से निशानी के तौर पे लाल रंग का कोई कपड़ा औंध के निकालिए और बता दीजिए सबको कि आप इस लड़ाई में उदय और वशमा के साथ हैं। माँ, अगर अमृत की बातों में सच्चाई नहीं होती ना तो आज यहाँ इतने लोग लाल कपड़े पहन के जमा नहीं होते। इसे कहते हैं कलम की ताकत। प्रणाम रानी माँ। हम सब आपकी और आपके बनाए हुए नियमों की बहुत इज्जत करते हैं। रानी माँ, हम जानते हैं कि आपने बंटवारे के बाद भी और आज तक रेफ्यूजीज को बसाने के लिए कितने कदम बढ़ाए हैं। आप एक अच्छी इंसान है रानी माँ, बल्कि इंसानियत की मिसाल हैं आप। और एक औरत होते हुए आपने हमेशा बाकी औरतों को समझा और इसी नाते से हम आपसे प्रार्थना करने आए। रानी माँ, हम सब चाहते हैं कि वशमा और उसकी स्थिति को देखते हुए उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए एक मौका और दें। आप खुद एक औरत है रानी माँ। रियासत के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे, और आपसे ज्यादा एक औरत की व्यथा को कौन समझेगा भला। आज अगर वशमा को राजमहल से बाहर कर देंगे, ये सिर्फ एक औरत की ही नहीं बल्कि सच की भी हार होगी रानी माँ। नौकरी तो इसे कहीं भी मिल जाएगी रानी माँ, लेकिन आज अगर आपने इससे इसका स्वाभिमान छीन लिया तो उसे वापस लाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ रानी माँ, आपको सच का साथ देना ही होगा। हाँ, आपको इसको एक दूसरा अवसर देना ही होगा रानी माँ। हाँ रानी माँ, देना ही होगा। आपको एक अवसर देना ही होगा रानी माँ, देना ही होगा, देना ही होगा। हाँ रानी माँ, देना ही होगा, आपको एक अवसर देना ही होगा। हाँ रानी माँ, आपको एक अवसर और देना ही होगा रानी माँ, देना ही होगा। हाँ रानी होगा, आपको एक अवसर देना ही होगा, देना ही होगा।
आज रांझन की लिखी हुई कहानी ने हमारी सबकी आंखें खोल दी है। हमारे समाज को रांझन जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। रानी मां जिंदाबाद, अमित प्रसाद सिंह जिंदाबाद। रानी मां जिंदाबाद, अमित प्रसाद सिंह जिंदाबाद। अमित प्रसाद सिंह जिंदाबाद। वशमा के साथ इंसाफ कीजिए माँ, और उदय के पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि वो हमारी देश की हॉकी टीम में सिलेक्ट होके हमारे देश का नाम और भी आगे बढ़ा सके। साइन कर दीजिए माँ। बहुत बहुत मुबारक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणबीर साहब। ओए अमरू, ओए ओ तू है वो लाहौर वाली रांझन। ओ तेरे वीरे को पता ही नहीं था। वशमा को मालूम था। ओए तूने और क्या क्या छुपा के रखा है अपने वीर से, हैं? और बहुत फक्र है तेरे वीर को तुझ पे। ओए तू इस घर का बहुत ही लायक बच्चा है। ओए लाला जी देख रहे होंगे ना, तो तुझे देख के बहुत खुश होंगे। शाबाश। अमृत, आज जिस सफर की शुरुआत की है ना आपने, उस सफर पे अब मैं रुकने नहीं दूंगा आपको। मुझे अपने अखबार के लिए आपसे हर रोज एक नई कहानी चाहिए। रानी मां जिंदाबाद, अमित प्रसाद सिंह जिंदाबाद। रानी मां जिंदाबाद। वशमा के साथ इंसाफ कीजिए और उदय के पेपर्स पे साइन कर दीजिए। भाभी, आखिर आपका हाथ मरोड़ कर उसने हाँ करवा ही ली। भाभी, बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये लड़की सबके सामने ऐसा दिखा रही थी कि वो आपको इस लड़ाई में शामिल करके सबके दिल में आपके लिए जगह बना रही है, लेकिन सच तो ये है कि वो सबको आपके खिलाफ भड़का रही है। दिखा रही है आपको कि उसके कलम में इतनी ताकत है कि वो एक आवाज पर इतने लोगों को इकट्ठा कर सकती है। भाभी, हमें तो चिंता रणधीर की हो रही है। आपने देखा उसे कैसे वो उसका पल्लू पकड़कर उसकी ही तरफदारी कर रहा था। हमारा बेटा, आपका बेटा। भाभी, आप अपना एक बेटा खो चुकी हैं और आपके दूसरे बेटे पर डोरे डालकर आपके ही विरोध खड़ा कर रही है। कल की चिंता आज ही करे तो बेहतर होता है भाभी। अगर ये अमृत और रणधीर को एक दूसरे से अलग नहीं रखा ना, तो हमारे राजघराने की इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। भाभी, आगे तो आप समझदार हैं ही। अब तो चिंता खत्म ना वीर जी, आप आराम से पानीपत जाइए, अपना मैच खेलिए और जीत कर आना। वशमा की चिंता ना करो वीर जी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ओए, इतना भी क्या सोच रहा है? एक दिन की तो बात है, मैच खत्म करके वापस आ जाना तू। और अमृत और रणधीर के होते हुए तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो आराम से जाके मैच खेल और मेडल लेके आ। हाँ मुझे मालूम है, इन्हीं के कारण तो इतनी हौसला महसूस हो रहा है। ओए, लेकिन तेरे को मालूम है ना, तेरे को छोड़कर जाऊंगा, मेरा ध्यान तो तेरी तरफ ही लगे रहना है। मेरे से ध्यान हटा के ध्यानचंद जी की तरह मैच पे ध्यान दे। रणधीर साहब, मुझे दफ्तर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। मैं उदय को भेजने के बाद ही आ पाऊंगी। वशमा, आप बेफिक्र रहिए,
और आराम से आइए। और उदय साहनी, सुना ना आपने क्या कहा इन्होंने? मैच जीत के आइएगा। शुक्रिया रणधीर साहब, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। चल मेरा शेर पुत्र, तू ध्यान रख, हैं? चल। अमृत, अमृत, क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? रणधीर, किसी के होठों पर हंसी लाना ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। काश हम रानी माँ को मनाकर जल्दी से उनके होठों पर हंसी ला सके। रणधीर साहब, अरे बेटा तुम? जी, वो रानी माँ से मिलना था। बेटा नंदिनी जी थोड़ी परेशान है, मैं जानता हूं तुमसे थोड़ा नाराज भी हैं। थोड़ा समय दो ना उनको, बाद में मिल लेना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अमृत जी, क्या जबरदस्त कहानी लिखती हो तुम। अच्छा बताओ ना, ऐसी प्रेम प्रसंग वाली और भी कहानियां हैं क्या? हाँ, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका के लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर वैसी जिसमें समाज दो प्रेमियों को मिलने नहीं देता, लेकिन फिर भी वो समाज से लड़कर किसी तरह एक हो जाते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। हाय मैं मारी जावा। अमृत, ऐसी जितनी कहानियां हैं ना, मुझे दे देना पढ़ने के लिए, ठीक है? मुझे तुम्हारी कहानियों से बहुत प्रेरणा मिली है। सुना है लाहौर वाली रांझण की कहानियों में प्रेम के साथ साथ दर्द भी छिपा होता है। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी हर कहानी की नायिका हम जैसे औरतों की तरह सिर्फ पति की परछाई बनकर नहीं जीती, बल्कि उनमें हर गलत बात को मना करने की हिम्मत होती है। हाँ, पर मेरी कहानियों की नायिकाओं की तरह मुझ में हिम्मत नहीं है। देखिए ना, रानी माँ मुझसे नाराज हो गई। अब उन्हें नाराज कर कर मैं कहानियां कैसे लिखूं? उन्हें अखबार में कैसे छपाऊं? तो मत नाराज करो उन्हें, प्यार से मना लो। उन्हें समझाओ कि तुम कुछ गलत काम नहीं कर रही हो। मेरे जैसे न जाने कितनी औरतें हैं जो जिंदगी भर घुट घुट के जीती है। पता है, तुम्हारी ये कहानियां उन अंधेरी जिंदगियों के लिए रोशनदान की तरह है, जो उन्हें हवा भी देगी और रोशनी भी। आई तो मैं रानी माँ को मना नहीं थी, पर इस वक्त तो किसी से मिलना नहीं चाहती। ये बात है, चलो मेरे साथ। कौन है ये? जो भी है बाद में आना, भाभी आराम कर रही है। दीदी, मुझे भाभी से मानक के बारे में कुछ बात करनी है। आ जाओ बिंदु। चलो। बोलो, क्या बात करनी है मानक के बारे में? जी, मुझे बताना था आपको कि मानक अपनी नानी के घर से वापस आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने बिंदु। कब आ रहा है? जी बस आता ही होगा। इतने लंबे समय तक अपने बच्चे को अगर ननिहाल में ही रखना था तो पैदा ही क्यों किया? सगी माँ हो, लेकिन हरकतें सौतेलियों से भी गई गुजरी।
अभी बोल दिया है ना, अब जाओ। असली माँ है, इसीलिए इतने हक से अपने बेटे को अपने मायके भेज पाई है। इनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी बुआ जी, पर अपने नाती को देखते ही, उसे गले लगाते ही उनकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया है। आपको तो इनकी सराहना करनी चाहिए कि इन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ एक माँ और एक बेटी दोनों का फर्ज निभाया है। 4 पंक्तियां के अखबार में छप गई, तुम तो समाज बदलने चली। हाँ, अब तुम मुझे समझाओगी? हाँ, समझा नहीं रही हूँ बुआ जी, सिर्फ वही बता रही हूँ जो शायद आप भूल चुकी हैं। बस करो अमृत, क्यों आए हो यहाँ? आपसे क्षमा मांगने आई थी रानी माँ। रानी माँ, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं। मुझे माफ कर दीजिए। रियासत के लोगों के सामने हमारी इज्जत का जुलूस निकालने के बाद क्षमा मांगने का दिखावा करने आई हो यहाँ? आपके कहने पे हमें उस वशमा को दोबारा नौकरी पे क्या रखना पड़ा? आपको लगा आप जीत गई? नहीं रानी, जीत तो आपकी हुई है माँ। जी, बस अभी गवर्नर साहब के दफ्तर से फोन आया था। कह रहे थे कि जिस तरह आपने एक दंगा पीड़ित लड़की की मदद करते हुए उसे वापस नौकरी पर रखा है, उससे गवर्नर साहब काफी खुश हुए हैं। उन्होंने आपको नए भारत का निर्माण करने वाली एक निर्भीक नेता का भी दर्जा दिया है। और मां सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी तारीफ में अपने हाथ से लिखा एक प्रशस्ति पत्र भी भिजवाने वाले हैं। बधाई हो भाभी। देखिए ना, हमारी अमृत की कोशिश ने सिर्फ वशमा के ही नहीं बल्कि आपकी भी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। अब तो आपको विश्वास हो गया ना रानी माँ कि मेरा उठाया हुआ ये कदम आपके खिलाफ नहीं बल्कि बरसों से चलती आ रही उस प्रथा के खिलाफ था, रीति रिवाजों के खिलाफ था। आप सब जाइए, हम आराम करना चाहते हैं। जी। नलिनी ने अभी तक अमृत और रणधीर को माफ नहीं किया है। इसके पहले कि ये आग बुझ जाए, मुझे इसमें तेल छिड़कना होगा। रणधीर, अपने माथे की त्योरियां कम कीजिए और अपने चेहरे की मुस्कुराहट को थोड़ा बढ़ाइए। आपके चाचा के प्यारे बेटे मनक वापस आ रहे, वो भी इतने समय बाद। कम से कम उनका स्वागत ऐसे लटके हुए चेहरे के साथ तो मत कीजिए। अमृत, ये देखिए कैसा है। बहुत प्यारा है। मानक के लिए है। अरे वाह, शुक्रिया। अच्छा सुनो, मैं जरा रसोई घर में जाकर देख कर आती हूँ। अब चाची जी, खाना एकदम तैयार है, बस रायता और छाछ बनानी बाकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। क्या बात है, कबीर मियाँ को सुलाया जा रहा है। अब आप भी मुझसे बजाना सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों को आपको ही सुनाना है। अमृत, आप यहाँ आए? मैं आपको कब से बाहर ढूंढ रहा था।
मेरे पास ना एक तरीका है माँ को मनाने का। आपका कोई तरीका काम नहीं आएगा रणधीर। माँ को मेरा कहानियां लिखना ना ही पसंद आया है और ना ही पसंद आएगा। अगर वो अभी इतनी नाराज है तो जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या हाल होगा उनका। अमृत, जितनी देर से उन्हें पता चलेगा उनके लिए समझना उतना ही मुश्किल होगा। पता नहीं क्या सोचेंगी वो, इतनी बड़ी बात को कैसे लेंगी। उनके लिए मैं सिर्फ उनके बड़े बेटे की पत्नी हूं और उनके जाने के बाद सिर्फ एक विधवा। वीर के जाने के बाद मैं अपने देवर के साथ अब नहीं रणधीर, मेरा मतलब है कि पता नहीं हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते हैं और ये शादी किन हालातों में हुई है। बची कुछ कसर बुआ जी पूरी कर देंगी। वो इस सब को हमारी साजिश का नाम देकर रानी माँ को भड़काएंगी। उसके बाद रानी माँ और दुखी हो जाएंगी और फिर और नाराज हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें मनाना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। रणधीर, वक्त पहले से ही हमारे इतने सख्त इम्तिहान क्यों लेता है? जिससे प्यार ही नहीं किया उसकी पत्नी भी बन गई और विधवा भी। और जिससे प्यार किया उससे ना तब शादी कर पाए और ना अब उसे अपना कह पा रही हूं। कब तक? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा मेरे साथ?